नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल हेल्पलाइन में। मैं हूं आपके साथ अनंत। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इस चिंता को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के बारे में हम आपके सामने बात करेंगे वो है गिरफ्तार व्यक्तियों के क्या है कानूनी अधिकार। आप इस बारे में सीधे हम तक जुड़कर बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और भी कानूनी समस्या आपके साथ अगर हो रही है, किसी और कानूनी समस्या से आप जूझ रहे हैं, कोई कानूनी सवाल आपके जहन में है, तो सीधा आप हमसे जुड़कर इसमें बेहतर और निःशुल्क सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कानूनी सहायता के लिए स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर पर फोन करके सीधे आप हम तक जुड़ सकते हैं और बेहतर, निःशुल्क और कानूनी सहायता हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट अधिवक्ता योगेश स्वरूप आज हमारे साथ हैं, बहुत खास मेहमान। योगेश जी, स्वागत है आपका। सर, जब हम लोग बात करते हैं गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में, तो एट ए ग्लांस मैं समझना चाहूंगा कि सीआरपीसी में या फिर हमारे संविधान में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं मोटे तौर पर। देखिए, ये जो अरेस्टेड पर्सन के लिए जो राइट्स हैं, इनको दो जगह हमारे एनेक्टमेंट में, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और प्रोसीजरल लॉ के तौर पर सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन दोनों के अंदर डिफाइन किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियरली फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। आर्टिकल 22 डील करता है इसके साथ जी। और सीआरपीसी में ये डील करता है सेक्शन 50। तो दोनों के अंदर राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट और प्रोसीजरल राइट। जहाँ पे भी कोई अरेस्टेड आदमी है, अरेस्टेड व्यक्ति है, उसको सबसे पहले ये राइट है कि वो ये जान सके कि उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है, किस लिए, किस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, ताकि वो अपनी बेल करने के लिए या किसी भी और स्टेप को लेने के लिए अपनी योजना बना सके जी। तो ये बहुत ही अहम राइट है। सबसे पहले ये आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन में भी आएगा और 50 सेक्शन सीआरपीसी में भी आएगा जी। सर, लेकिन गिरफ्तार होने से पहले आपके क्या क्या अधिकार होते हैं, ये भी मैं जानना चाहूंगा। जो आपने बताया ग्राउंड्स पता होने चाहिए, लेकिन अगर ग्राउंड्स पुलिस की तरफ से नहीं बताए जाते तब क्या हो सकता है, या फिर वो कैसे व्यक्ति जाने इस चीज के बारे में कि उससे गिरफ्तार करने का कोई आया है तो क्यों उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, कैसे? देखिए, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है पुलिस की तरफ से, लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो विदाउट वारंट पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और अगर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताते हैं तो ये एक सीरियस लैप्स है और इसके आधार पर रिट डालकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज किया जा सकता है। मधुले में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस रहा है इसमें, जिसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट न बताने की वजह से हैबियस कॉर्पस पर उनको छोड़ना पड़ा था जी। ठीक है, इस वक्त मध्य प्रदेश से हनुमान राज हमारे दर्शकों में जुड़ चुके हैं। सर, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ सर, मैंने पहले लगाया था लीगल पर, तो उसमें आपने सलाह दी थी कि आप सिविल कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दे। मैंने कर दी है। उसमें फरियादी के बयान भी हो चुके हैं और गवाह के बयान हो चुके हैं। धारा 452 अपराधियों पर बढ़वाना जी, उसके लिए अब क्या होगा, इसके लिए सलाह था। बिल्कुल हनुमान जी, बेहतर होगा कि दरअसल आपके केस की पूरी डिटेल आप हम तक पहले भेज दें, क्योंकि जो बहुत सारी चीजें हम लगातार करते रहते हैं, सहायता करते रहते हैं, तो संभव नहीं हो पाता कि हर केस की पूरी जानकारी हम लोग याद रख पाएं। तो आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम आपको जल्द कॉल करेगी। पूरा केस आपका सुनकर आपकी सहायता हमारी तरफ से जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी का। सर, जो अब हम लोगों ने बात की कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दो ऑफेंस आपने बताए, ये दोनों क्या होते हैं, क्या दोनों में अंतर होता है? देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में वो ऑफेंसेस आते हैं जो ज़्यादा सीरियस किस्म के होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो कम सीरियस होते हैं। ऐसी कंडीशन में अरेस्टेड पर्सन के राइट है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो एज ए मैटर ऑफ राइट उसे बेल थाने से ही मिल जाएगी और इस बात की सूचना, इस बात की इंफॉर्मेशन पुलिस अधिकारी ही अरेस्टेड पर्सन को देगा। और अगर ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस कंडीशन में बेल
कोर्ट से होगी, लेकिन इस बात की इन्फॉर्मेशन भी पुलिस अधिकारी को अरेस्टेड पर्सन ठीक है, को देनी होगी। योगेश जी, बहुत मोटे तौर पर मैं समझना चाहूंगा कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस दरअसल होता क्या, क्या सजा का जो प्रावधान है या कितने साल की सजा होती है, इस आधार पर भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है दोनों अपराधों को? लगभग इसी आधार पर किया जाता है। जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जैसे मर्डर, चीटिंग, जितने ये इस तरीके के ऑफेंसेस जिसमें 7 साल से ऊपर सजा है वो तो सारे ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। लेकिन जो 2 साल से कम की सजा के होते हैं आमतौर पर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर ऑफेंस के लिए अलग से दिया हुआ है कि ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। ये सीआरपीसी में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस जो हम सुनते हैं वो भी यही होता है कि उनमें कुछ डिफरेंस? हाँ, बेलेबल ऑफेंसेस भी वही ऑफेंसेस होते हैं जिनमें अपराध कम सीरियस होता है, लेकिन फिर भी एक बेलेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल भी हो सकता है। लेकिन ये डिफाइन किया गया होगा सीआरपीसी में, स्पेसिफिकली दिया गया है कि ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, ये ऑफेंस बेलेबल है। ठीक है, इस वक्त मदन गिरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फिरोजाबाद से हमारे दर्शक। मदन जी, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? मदन, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, अपनी बात आप रखें। सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। दरअसल आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया मदन जी। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम आपको जल्द कॉल करेगी और बेहतर सहायता आपकी इस मामले में जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। सर, ये तो हमने बात की कि अगर व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है उससे पहले की, जब व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका होता है उस वक्त उसके क्या अधिकार होते हैं? क्या उसका अधिकार ये भी होता है कि उसके जो परिवारजन हैं या जो भी उसके जानने वाले लोग हैं उनको पहले बताया जाए कि अरेस्ट हो चुका है? जी हाँ, ये डीके बासु केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय की थी, क्योंकि हमारे कानून में ऐसी कुछ लेचर्स नज़र आए जिनकी वजह से पुलिस को ऐसे अधिकार हैं कि वो टॉर्चर कर सकते हैं या परेशान कर सकते हैं एक अरेस्टेड पर्सन को। तो डीके बासु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने गाइडलाइंस दी, जिसमें कहा गया कि एक तो जो अरेस्ट करने के लिए ऑफिसर जाएगा उसकी आइडेंटिटी क्लियर होगी, उसका नाम क्लियर होगा, अरेस्ट का एक परफॉर्मा बनेगा, टाइम ऑफ अरेस्ट, डेट ऑफ अरेस्ट दी जाएगी, उस पर विटनेसेस के साइन होंगे, जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसके फैमिली मेंबर को या उसके जो बहुत नज़दीक है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। इस बारे में उसे भी ये बताया जाएगा कि उसके ये राइट हैं, और इंटेरोगेशन के दौरान उसको लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी गाइडलाइंस उसमें दी गई हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं अरेस्टेड पर्सन को राइट को क्लियर करने के लिए। जी, ठीक है, लेकिन सर अगर कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति उस वक्त घर में अकेला है, फिर जहाँ से उसको अरेस्ट किया गया वहाँ पर कोई और व्यक्ति नहीं है, तो तब कैसे उसके परिवार वालों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी? ये बात अरेस्टेड पर्सन से पूछी जाएगी कि किसको इन्फॉर्म कराने के लिए वो चाहता है। तो ऐसे किसी भी आदमी को, जैसे किसी भी व्यक्ति को जिसको वो कहेगा उसको इन्फॉर्म करना अनिवार्य है, और उसको इन्फॉर्म करने के बाद उस फॉर्मेट में लिखना भी अनिवार्य है कि किस व्यक्ति को और कैसे इत्तला दी गई है, ये भी जरूरी है। ठीक है सर, अरेस्ट होने के बाद जो सर पहली रिक्वायरमेंट होती है एक व्यक्ति को, वो होती है लीगल एड की, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उसमें क्या अधिकार है उस व्यक्ति का? देखिए, 24 घंटे के अंदर सबसे तो पहले ये है कि मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टेड पर्सन को पेश किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट का ये दायित्व है कि वो ये पूछे कि अगर उसके पास कोई लीगल प्रोफेशनल है जिसके थ्रू वो असिस्ट होना चाहता है, जिसके थ्रू वो अपने केस को लड़ना चाहता है, तो ठीक है, अदरवाइज तो उसे लीगल एड प्रोवाइड कराई जाएगी। लीगल एड ये है कि सरकारी खर्चे पे उसे वकील प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि उसके राइट्स को, उसके डिफेंस को तैयार करेगा और उसे देखेगा। तो इसमें उसको ये इन्फॉर्म करना और उसके लिए लीगल एड प्रोवाइड कराना, ये कोर्ट का भी दायित्व है। ठीक है, इस वक्त फर्रुखाबाद से सुशांत हमारे दर्शक। सुशांत, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी सुशांत, अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से आपकी आवाज हम लोग सुन पाएं। तो सुशांत, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही दरअसल, और अपने तमाम दर्शकों से हम ये अनुरोध करते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की वॉल्यूम कृपया करके पहले बंद कर लें ताकि बेहतर तरीके से आपकी आवाज़ हम लोग सुन पाएं और हमारी बात बेहतर तरीके से आप तक पहुंच पाए। सर, मैं आपके पास आऊँगा चीज़ों को लेकर। ये तो बात हुई लीगल एड की, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना कोई लॉयर बुलाना चाहता है जिस वक्त वो अरेस्ट हुआ उसी वक्त, तो क्या उसके पास अधिकार है कि वो तुरंत अपने लॉयर को फ़ोन कर सके? जी, ये डीके बासु के केस में ही गाइडलाइंस देते समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा है कि इंटरोगेशन के दौरान, नॉट थ्रू आउट
टोटल इंटेरोगेशन, लेकिन इंटेरोगेशन के दौरान उसको ये राइट है कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर जो भी उसके वकील हैं उनसे सलाह कर सके, बात कर सके। ठीक है, लेकिन सर ऐसे में अगर उसको अलाउ नहीं किया जाता या फिर हम कई दफ़ा देखते हैं कि थाने में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते, उसको नहीं अगर अलाउ करने देगा अपने लॉयर से कॉन्टैक्ट करने के लिए, तब उसके पास क्या चारा बचेगा? ऐसी कंडीशन में कोर्ट्स आर देयर, कोर्ट से वो जैसा कि मैंने बताया कि संविधान में ये एक मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो कोर्ट्स में बाय वे ऑफ रिट हाई कोर्ट, एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनका एनफोर्समेंट कराया जा सकता है। जो भी आर्टिकल्स हमारे फंडामेंटल राइट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, एंड इट इज़ वन ऑफ दैम, तो उसको एनफोर्समेंट कराने के लिए कोर्ट जाया जा सकता है और कोर्ट इसमें मदद करेगी। ठीक है सर, इस वक्त देवेंद्र हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। देवेंद्र, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जी देवेंद्र। जी नमस्कार देवेंद्र, अपनी बात आप रखें। सर 21 तारीख की रात सर 11 बजे हमारी खुली थी जी, तो सर अभी तक कोई तहकीकात नहीं हो पाई सर, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या आपकी आवाज साफ देवेंद्र आ नहीं पाई, दोबारा बताइए क्या हुआ था? सर 21 तारीख की रात में 11 बजे हमारी गाय खुली थी सर, चोरों ने दीवार में पूमल लगा के निकाल ली थी जी सर। हमने पुलिस तहरीर भी दी थी सर, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ठीक है, शिकायत लिखी है आपकी? शिकायत की कॉपी आपके पास है? हाँ जी है सर। ठीक है योगेश जी। देखिए, अगर आपकी शिकायत पुलिस वालों ने, थाने वालों ने, पुलिस ऑफिशियल्स ने रिसीव की है, तो ये चोरी का केस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें एफआईआर दर्ज करना उनकी ड्यूटी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके सुपीरियर ऑफिसर्स को आप कंप्लेंट दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज करें। अगर तब भी वो नहीं मानते हैं, नहीं इसमें एफआईआर दर्ज करते हैं, तो 156(3) सीआरपीसी के तहत आप मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन लगाकर इसको एफआईआर में तब्दील करा सकते हैं। ठीक है, इस वक्त गाजियाबाद से शाहिद हमारे दर्शक, शाहिद अपनी बात आप रखें। शाहिद आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी शाहिद। हेलो शाहिद आपकी आवाज अब तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रखें। हेलो चलिए शाहिद आपकी अब तक शायद आवाज हमारी पहुंच नहीं रही है। सर, जो हम बात करते लगातार अधिकारों की, तो क्या इस बारे में कोई डिफाइन की गई हैं चीजें कि जिस वक्त व्यक्ति अरेस्ट होता है उसके कितने वक्त के अंतर्गत ही उसको कोर्ट के सामने पेश करना होगा? देखिए, समय 24 घंटे का होता है। जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो अरेस्टेड पर्सन शुड हैव बीन ब्रॉट टू दी कोर्ट, मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, तो 24 घंटे के अंदर उसको पेश किया जाएगा। जी ठीक है, लेकिन सर 24 घंटे फिर कहाँ से निर्धारित वो कैसे किए जाएंगे? क्या हाँ, जिस वक्त अरेस्ट किया जाता है उस वक्त कोई लिखा पढ़ी होती है? हाँ, जब ये जो मैंने अभी आपको बताया डीके बसु के केस में और इससे पहले भी जो फॉर्मेट तैयार होगा उसमें टाइम ऑफ अरेस्ट, डे एंड डेट ऑफ अरेस्ट उसमें मेंशन किया जाएगा, और ऐसा समय, जो समय लाने और ले जाने के लिए, जैसे कहीं दूर जगह पर वो अरेस्ट होता है, तो जो लाने और ले जाने में समय लगेगा, जो भी ट्रांसपोर्ट के टाइम लगेगा, उसको हटाकर 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होगा। जी ठीक है, लेकिन सर डीके बसु का जिक्र आपने केस में यहाँ पे कर रहे हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस उस केस में रहती हैं? गाइडलाइंस यही हैं कि एक फॉर्मेट होगा जिसके अंदर टाइम ऑफ अरेस्ट, डेट ऑफ अरेस्ट, उन लोगों की गवाही जिनके सामने अरेस्ट किया गया है, उन लोगों का मेंशन जिन लोगों को इन्फॉर्म किया गया है, प्रेफरेबली द फैमिली मेंबर ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, अदरवाइज द नियरेस्ट पर्सन, जिसके लिए भी अरेस्टेड पर्सन रिक्वेस्ट करता है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। साथ ही अगर उसे ये बातें नहीं मालूम है, ये अपने अधिकारों के बारे में नहीं मालूम है, तो ये अधिकारों की जानकारी देना भी पुलिस अधिकारी का दायित्व है। वो ये बताएगा कि ये आपके अधिकार हैं जिसके तहत ये किया जाएगा। ठीक है, जिस वक्त व्यक्ति अरेस्ट होता है सर, क्या उस वक्त उसका मेडिकल कराना भी बहुत जरूरी हो जाता है? ये पुलिस की ड्यूटी है या फिर व्यक्ति का अधिकार है? व्यक्ति का अधिकार है, अरेस्टेड पर्सन का अधिकार है। सेक्शन 54 सीआरपीसी, वो एप्लीकेशन लगा सकता है। ऐसे में अगर उसको पहले से कोई चोट है, कोई एट्रोसिटीज उसके ऊपर हुई हैं, तो उसके लिए भी मेडिकल लगा सकता है। वो टॉर्चर ना हो, उसको यातना न दी जाए, इसलिए भी वो मेडिकल के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है।
तो मेडिकल होना उसका ज़रूरी है। ठीक है सर, यहाँ पे एक मिसयूज कई दफ़ा हम लोगों ने देखा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि जिस वक्त व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी दबाव के चलते या फिर किसी और कारण से उस वक्त एंट्री उसकी नहीं की जाती, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन डिले कर दिया जाता है, जबकि व्यक्ति अरेस्ट हो चुका है उसके बाद जाकर एंट्री की जाती है। अगर कभी यह हादसा या फिर दुर्भाग्यवश किसी के साथ अगर होता है किसी व्यक्ति के साथ, तो फिर वो इसके लिए कहाँ अपील कर सकता है, कैसे इस चीज़ को प्रूव कर सकता है? अनंत जी, जैसा कि मैंने कहा कि अरेस्टेड पर्सन के जो राइट हैं वो फंडामेंटल राइट हैं। अगर ऐसे में बिना इन्फॉर्मेशन के अरेस्ट किया जाता है, उसे ग्राउंड्स अरेस्ट नहीं बताए जाते, उसको इलीगल डिटेन किया जाता है, तो इस कंडीशन में हैबियस कार्पस की रिट जो कि फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए है, हाई कोर्ट में भी डाली जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में भी डाली जा सकती है। आर्टिकल 32 में ये फंडामेंटल राइट को रिस्टोर कराने के लिए ये हैबियस कार्पस की रिट उसके फैमिली वाले जल्द से जल्द डाल सकते हैं और इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। ये हेबियस कॉर्पस का कंसेप्ट सर मैं समझूंगा आपसे, उससे पहले गौरव हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं औरंगाबाद से। गौरव, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो सर। जी गौरव। हाँ, तो हमने हमारे खेत में सरकारी मौजी हुई थी, जी, तो उन्होंने खंबे लाने के लिए पैसे ले गए, तो खंबे नहीं लेके आए और पैसे भी नहीं। गौरव बहुत साफ, दरअसल आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपका नंबर हम तो जरूर पहुंच गया है। हमारी टीम जल्द आपसे संपर्क करेगी और बेहतर सहायता आपकी जरूर की जाएगी। सर, जो हेबियस कॉर्पस की बात कर रहे थे, क्या हेबियस कॉर्पस है, क्या ये कहती है, कैसे इसको दाखिल किया जाता है और क्या इसके फायदे हैं? देखिए, ये हैबियस कार्पस की जो रिट है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में इसका नाम है, और ये ऐसे किसी भी इलीगल डिटेंशन के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ लाई करती है। ये एक बड़ा फंडामेंटल राइट है। पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का जो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर सिटीजन को दिया है, उसके अंदर ये आता है। तो ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्स कराए जा सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। इस कंडीशन में हैबियस कार्पस की पिटीशन उनके फैमिली मेंबर्स या जो भी नज़दीकी है वो इस बात के साथ कि इलीगल डिटेंशन है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। उस पर उसको प्रोड्यूस करने की डायरेक्शन कोर्ट दे सकती है और कोर्ट उसके प्रोड्यूस होने के बाद इस बात को तय करेगी कि क्या ये डिटेंशन इलीगल था, और अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए, इलीगल डिटेन किया गया है या डिटेंशन जब की गई है उसके बहुत बाद की दिखाई गई है, तो उन कंडीशंस में कोर्ट ये आदेश दे सकती है कि इसको फ्री कर दिया जाए एट इज लिबर्टी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट है। जी ठीक है। इस वक्त लखीमपुर से सरोवर हमारे दर्शक, सरोवर अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? आप तक आवाज हमारी पहुंची सरोवर? जी जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, अपनी बात आप रखें। हेलो जी सरोवर, आपकी आवाज हम तक आ रही है, अपनी बात आप रखें। जी जी, ग्राम इकबालपुर, जिला श्री लखीमपुर से श्रवण कुमार बोल रहा हूँ सर। जी जी सर, ऐसा है, हमारी माता जी का पैर तोड़ा गया था 15/10/2014 को। जी। फिर उसमें सर खीरी थाने में उसमें रिपोर्ट दर्ज हुई थी, 16/10/2014 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसमें खीरी पुलिस ने सर कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब यूपी के अधिकारियों की, मतलब खीरी थाने की ये है दशा, देखिए कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। जब हमने चिट्ठी लिखी तो वहाँ से जब वो आई प्रधानमंत्री कार्यालय से, तो 4/1/2016 को मुकदमा लिखा गया। उसके बाद जो 24/1/2016 को चार्जशीट लगाई गई और 24/1/2016 से आज तक सर कितना समय हो गया आप तो देख लीजिए, मतलब कोई कार्रवाई नहीं। ये लखीमपुर कोर्ट की हालत सर बता रहा हूँ, लखीमपुर कोर्ट की। ठीक है सरोवर, बेहतर होगा कि इस मामले में चूंकि इतनी लंबी कार्रवाई इसमें हो चुकी है, तो जिससे केस से संबंधित जितने भी कागजात हैं उसकी कॉपी पहले आप हमको भेज दीजिए। शिकायत आपकी तरफ से लिखवाई गई है, जो पत्र आपने भेजा है और अभी तक जो अदालती कार्रवाई हुई है उसकी कॉपी अगर हमको मिल जाएगी तो हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे आप तक कोई भी सहायता पहुंचाने के लिए। हमारा ईमेल एड्रेस लगातार फ्लैश हो रहा है, हमारा एड्रेस भी फ्लैश हो रहा है, हमारा ऑफिस का एड्रेस A9 सेक्टर 68 नोएडा एड्रेस है हमारा। आप यहाँ पर भी उसकी कॉपी भेज दें, हमारी टीम के पास वो चीजें पहुंचेंगी, उनको पढ़ने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि कोई भी सहायता आपकी कर पाए। लेकिन सर जो उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा डिले हो गया है, 2016 जनवरी से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उस पर
त्वरित कार्रवाई चाहते हैं, कोई जल्दी सुनवाई चाहते हैं, तो क्या ऑप्शन एक व्यक्ति के पास तो रहता है? स्पीडी ट्रायल फिर एक फंडामेंटल राइट में कई डायरेक्शंस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है जी। तो इनको उसी अदालत में एप्लीकेशन लगाना चाहिए। हालांकि ये बात सही है कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग होने की वजह से भी कभी देरी होती है, लेकिन अगर इनका केस ज़्यादा डिले हो रहा है तो कोर्ट उस पर ध्यान देगी, उस एप्लीकेशन को अलाउ करके इनके केस को जल्दी से जल्दी डिसाइड करना चाहेगी। जी। और जैसा कि आपने कहा कि पूरे कागज अगर ये कागजात भेज दें तो उससे आसानी रहेगी बिल्कुल कोई भी बिल्कुल सरवर, स्पीडी ट्रायल के लिए आप ऑप्शन कर सकते हैं, ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप हम तक कागजात भेज दीजिएगा, उसके बाद हम लोग बेहतर सहायता आप तक जरूर पहुंचाएंगे, वादा है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हम तक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बेहतर सहायता तमाम दर्शकों को करने के लिए। थैंक यू। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर व्यक्ति के पास हर समय पर हर चीज की जरूरत के लिए बेहतर तरीके से समान रूप से न्याय पहुंचे। इस न्याय तक पहुंचने में अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपके सामने आती है, कोई भी हर्डल आपके सामने आता है, उसके लिए हम यहां पर मौजूद हैं आपके साथ, आपकी हर तरह की कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। नमस्कार।